हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर चर्चा करेंगे कुछ एग्रीकल्चर के सामान्य और जनरल क्वेश्चंस को लेकर के जो आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों ने इस रंग बिरंगे होली के पावन पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज के इस सेशन में भी हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं लेकिन फिर भी आपके लिए लगातार ये क्लासेज अवेलेबल हो रही हैं। तो देखिएगा, सवाल है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, निम्न में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द मोस्ट फैट? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। सवाल ऐसे होना चाहिए, निम्न में से किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? जैसे गाय, तो गाय के दूध में औसत जो फैट होती है 414 होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे भैंस, तो भैंस में आपके 7.3 के आसपास जिसको कह सकते हैं आपकी क्या होती है, फैट होती है। अगर डिजिट्स में देखें तो 7.38 होती है। भेड़ में देखें तो 7.9, और भेड़ में क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। बकरी की बात करें तो लगभग 4.25% के आसपास क्या होती है, भेड़ के आपके बकरी के दूध में वसा, ये जो है फैट पाई जाती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वसा किसके दूध में मिली है आपको, तो ये ध्यान रखना, भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा वसा। और ये सवाल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के राजस्थान में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ ये सवाल है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिएगा, वेयर वाज द कनुमा फेस्टिवल रिलेटेड टू कैटल हेल्ड? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना। यह एक प्रकार से किसी राज्य विशेष में होने वाला क्या है, एक स्थानीय जिसको कह सकते हैं एक प्रकार का मेला है। जैसे हमारे राजस्थान में पशु मेलों का आयोजन होता है, उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य में जिसको कह सकते हैं ये आपके कनुमा महोत्सव आपके क्या है, तेलंगाना राज्य में जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, डी। देखिएगा, धान की डेपोग विधि में बीज दर कितनी रखी जाती है? व्हाट इज द सीड रेट इज द डेपोग मेथड ऑफ पेडी? 15 से 20, 60 से 80, 100 kg और 3 kg। देखिएगा, अगर हम डेपोग विधि की बात करते हैं, ठीक है, अगर डेपोग विधि की बात करें तो ये डेपोग विधि क्या है, धान की नर्सरी तैयार करने की विधि, ठीक है। धान नर्सरी तैयार करने की विधि ये आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको। इसमें जो नर्सरी तैयार होती है वो विदाउट सोइल, यहां पर क्या दिखाई देगा आपके पास, विदाउट सोइल जिसको कह सकते हैं, नर्सरी तैयार होती है विदाउट सोइल। अगर हम यहां पर देखें तो इसको आप जैसे फर्श पर तैयार किया जा सकता है, या जिसको कह सकते हैं मैट, चटाई बिछा करके तैयार किया जा सकता है। इसके लिए जो एरिया होता है वो एरिया अगर आप देखेंगे तो 25 से लेकर के 30 वर्ग मीटर एरिया पर हेक्टर के लिए सफिशिएंट है। और यहां पर जो बीज दर होती है वो 1.5 से लेकर के 3 kg वर्ग मीटर स्क्वायर के अनुसार आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1.5 से लेकर के आपके जिसको कह सकते हैं 1.5 से लेकर के 3 kg जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसकी बीज दर क्या हो गई। अब एक पूछा जाता है डेपोग विधि में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो ये जो नर्सरी तैयार हो जाती है, ये नर्सरी आपके तैयार हो जाती है 11 से 14 दिन में, ठीक है। आपके ट्रांसप्लांटिंग के लिए योग्य हो जाती है, ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसका राइट आंसर आपका डी है, ये ध्यान रखिए आप। खाद्य खलियों में सबसे अधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? विच फूड केक कंटेन्स द मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन? तिल, सरसों और मूंगफली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इडिबल केक्स की बात करें कि इडिबल केक्स में सबसे ज्यादा जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, जो नाइट्रोजन की मात्रा किस में पाई जाती है, यहां पर देखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर तिल, इसे गरीब का
गरीब का घी भी कह देते हैं इसे। देखिएगा सरसों में लगभग 4.5% के आसपास। मूंगफली जो होती है, मूंगफली की खली में 7.3% क्या पाई जाती है आपके पास, मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा। यही मूंगफली है जिसको हम क्या कह देते हैं, गरीब की बादाम। इसे हम गरीब की बादाम भी कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, आपके अर्थ नट भी कह देते हैं इसे। और इसी के लिए अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन जो होती है वो 26% प्रोटीन आपको पाई जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा किस में होती है, छिली हुई जो कुसुम होती है, कार्थिमस टिंक्टोरिया जो छिली हुई होती है उसमें 7.9। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि छिली हुई कुसुम में, छिली हुई कुसुम, वहां पर 7.9% के आसपास क्या है, नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो वहां पर 7.9% के आसपास, लेकिन आपके अगर देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा इसी में दिखाई देती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्लूकोसिनोलेट्स विषैला तत्व किस फसल में पाया जाता है। ग्लूकोसिनोलेट पॉइजनस एलिमेंट इज फाउंड इन विच क्रॉप। सरसों के तेल में, सोयाबीन में, मूंगफली के तेल में या तिल के तेल में, बताइएगा किस में पाया जाता है आपके। देखिएगा सरसों के तेल में अगर देखें तो सरसों के तेल में पाया जाता है ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है, ग्लूकोसिनोलेट्स। और ये ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा कभी भी 0.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना आपको। दूसरा, सरसों में पाया जाता है इरूसिक एसिड, ठीक है, इरूसिक एसिड। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हृदय रोगियों के लिए हानिकारक, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या होते हैं, हृदय रोगियों के लिए हानिकारक होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर सोयाबीन नहीं, सरसों के तेल में, सोयाबीन में क्या होता है, लिनोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होता है। सरसों में क्या, इसमें सोयाबीन में क्या होता है, लिनोलोनिक जो एसिड है। तो यहां पर लिनोलोनिक एसिड जो होता है, इस एसिड की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, सोयाबीन का तेल हृदय रोगियों के लिए लाभदायक। तो यहां पर ये हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है यहां पर, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, अनौपचारिक शैली के उद्यान में रास्ते बनाए जाते हैं। इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन्स पाथ्स आर मेड। सीधे होते हैं, समतल होते हैं, चौड़े और सुव्यवस्थित होते हैं, टेढ़े मेढ़े और ऊंचे नीचे। देखिएगा, एक होता है उद्यान के प्रकार, एक होता है उद्यान को विकसित करने की शैलियां। जब हम उद्यान के प्रकार देखते हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उद्यान के अगर आप प्रकार की बात करते हैं तो उद्यान के प्रकारों में एक होता है आपके पास जिसको कह सकते हैं निजी उद्यान, प्राइवेट गार्डन कहते से, एक होता है सार्वजनिक उद्यान, और एक होता है स्कूल गार्डन या विद्यालय, ठीक। ये अब देखोगे उद्यानों को विकसित करने की जो शैलियां हैं, यानी कि उसको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, तो उद्यान की जो शैलियों की बात करते हैं, ठीक है, उद्यान की अगर हम शैलियों की बात करें तो उद्यान की शैलियों में, ठीक है, पहली अगर हम बात करें उद्यान की शैली तो देखिएगा, एक होती है औपचारिक से, ठीक है, क्या होती है, औपचारिक। नंबर 2 अनौपचारिक, ठीक है। नंबर 3 स्वतंत्र शैली, ठीक है, स्वतंत्र शैली। अब औपचारिक की अगर हम बात करते हैं तो औपचारिक में रास्ते जो होंगे वो हमेशा सीधे होंगे, सीधे रास्ते, ठीक है। रास्ते एक दूसरे को जो काटेंगे वो 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा,
ठीक है। इसमें समरूपता दिखाई देती है, समरूपता। यहां पर अगर देखेंगे रास्तों की बात करें तो उबड़ खाबड़, ठीक है, उबड़ खाबड़ यानी कि टेढ़े मेढ़े, ठीक है, क्या होंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि रास्तों का आकलन हम पहले से नहीं कर सकते। साथ में यहां पर बड़ी चीज जो है वो प्राकृतिकता। सबसे अच्छा उदाहरण यहां पर जापानीज गार्डन है, ठीक है, जापानी उद्यान। यहां जिसको कह सकते हैं कृत्रिमता का प्रभाव होता है, और यहां होता है आपके मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर अनौपचारिक शैली उद्यानों में रास्ते बनाए जाते, कैसे, तो टेढ़े मेढ़े और ऊंचे नीचे, जिगजैग एंड अनइवन। तो डी क्या है इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। तो यहां पर अनौपचारिक शैली के जो उद्यान है वहां पर रास्ते जिसको कह सकते हैं आपके टेढ़े मेढ़े आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खीरे की एक संकर किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कुकुम्बर? जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पूसा संयोग और पूसा बरखा। खीरे की एक हाइब्रिड वैरायटी बतानी है आपके पास। तो यहां पर देखिएगा पूसा संयोग अच्छी वैरायटी और खीरे की हाइब्रिड वैरायटी है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो क्रॉस हुआ है वो जापानीज गायनोडायोसिस लाइन, ठीक है, इसका जो क्रॉस है वो आपके जापानीज गायनोडायोसिस लाइन, ठीक है। तो जापानीज गायनोडायोसिस लाइन है, इसका आपके क्या है, ग्रीन लॉन्ग आपके जो है उससे हुआ है, ग्रीन लॉन्ग ऑफ नेपल्स, ठीक है, इसके साथ क्रॉस हुआ। तो ये पूसा संयोग है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है आपका कुकुम्बर, कुकुमस सेटाइवस, ये ध्यान रखना आपको। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां स्थापित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट क्लाउड चैम्बर इंस्टॉल्ड अंडर मिशन मौसम? पुणे, देहरादून, कोलकाता और मुंबई। मिशन मौसम, मौसम की भविष्यवाणियां जो होती है उनसे रिलेटेड आपको दिखाई देगा 15 जनवरी 2025 को, जिसको कह सकते हैं आपके क्या हुआ, आपके जो मौसम विज्ञान जो आपका आईएमडी इंडियन मीटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हुई है 2000 आपके 1875 में। तो उसके 150 वर्ष आपके अभी हाल ही में वर्ष 2025 जनवरी में हुए। तो इस अवसर पर आपके क्या है, क्लाउड चैम्बर के रूप में मिशन मौसम की शुरुआत की गई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां अगर देखा जाए तो इसमें 3 संस्थानें काम कर रही है आपके आईएमडी, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जिसको कह सकते हैं, इसमें काम कर रही है आपके, ये हमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो हमारी नोएडा में जो है संस्थान, इंटरमीडिएट जो आपके है मीडियम में, वो भी इसके लिए कार्य कर रही है। तो यहाँ पर मौसम की भविष्यवाणियां जो होती है, इस मौसम की भविष्यवाणी से रिलेटेड जिसको कह सकते हैं आपको ये सूचनाएं जो है वो देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी जो है इसकी स्थापना 1875 को हुई थी, और इसकी हाल ही में 2025 में 150 वर्ष क्या हुए हैं पूरे। और इस 150 वर्ष पूरे होने पर आपके मिशन मौसम जो है उसकी आपके शुरुआत की गई। और ये शुरुआत अगर आप देखेंगे तो ये शुरुआत अभी हाल ही में, इसकी शुरुआत करने के पीछे जो उद्देश्य रहा मौसम की भविष्यवाणियों की जानकारी को जुटाना। तो यहां पर इसकी स्थापना कहां की गई थी? पुणे में, ये ध्यान रखना। 3 विभाग थे इसमें, आपका पृथ्वी जो मंत्रालय, विज्ञान जो मंत्रालय है, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो इसमें शामिल था, पहल इसी की है। वैसे इसमें जैसे इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी भी क्या करेगा, इसमें वित्त पोषण करेगा। और भारतीय जो आपके इंडियन जो ट्रॉपिकोलॉजिकल जो आपका जो ट्रॉपिकल जो वेदर क्लाइमेट है, ठीक है, तो आपके उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान विभाग,
मौसम विज्ञान, ये संस्थान भी इसमें वित्त पोषण करेगी। साथ में ही मध्यावधि पूर्वानुमान, राष्ट्रीय मध्यावधि पूर्वानुमान संस्थान जो नोएडा है, ये क्या करेगी, इसमें वित्त पोषण का कार्य करेगी। तो यहां पर ये ध्यान रखना। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल आईएमडी जो है, इस आईएमडी की स्थापना कब हुई? तो आईएमडी की जब हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 में कोलकाता में देखने को मिलती है आपको। ठीक है, कहां? कोलकाता में। तो ये ध्यान रखना, आपको कोलकाता में देखने मिलेगी। मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त कुकुरबिटेसी परिवार की प्रमुख वेजिटेबल कौन सी है? द मेन वेजिटेबल ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इज करेला, बिटर गार्ड, लौकी, बोटल गार्ड, टिंडा और खीरा। डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन सी वेजिटेबल अच्छी मानी जाती है? तो देखिएगा, करेला, मेमोर्डिका चरेंसिया, ठीक है, मेमोर्डिका चरेंसिया, लौकी, लेजनेरिया सिसरेरिया, लेजनेरिया सिसरेरिया, टिंडा, सिट्रुलस वल्गेरिस, सिट्रुलस वल्गेरिस, वैरायटी फिस्टुलस, क्योंकि सिट्रुलस वल्गेरिस किसका होता है? तरबूज का होता है, फिस्टुलस। खीरा, कुकुमस सेटाइवस, सेटाइवस। तो यहां पर करेले में क्या पाया जाता है, ये ध्यान रखना, चेरेटीन। तो इसकी वजह से, तो यहां पर क्या है, ये मधुमेह डायबिटीज के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है करेला। तो यहां पर क्या है, ए इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, लौकी में पूर्ण पुष्प खिलता है। द फुल फ्लावर ऑफ गार्ड ब्लूम्स इन प्रातःकाल, संध्याकालीन, अर्धरात्रि या दोपहर में। तो लौकी में जो फ्लावरिंग होती है वो ओपन किस समय होती है, आपको ये बताना है, प्रातः, संध्या। तो कुकुरबिटेसी में अगर आप देखोगे तो सभी कुकुरबिटेसी में अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग के समय में क्या होता है, फ्लावरिंग, फूल ओपन होते हैं। लेकिन लेजनेरिया सिसरेरिया में जब आप फ्लावर्स देखेंगे तो ये फ्लावर्स आपके जो व्हाइट कलर के हैं, ये शाम के समय में आपको क्या है, आपके खिलते हुए नजर आएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये भी इसकी क्या है, एक विशिष्टता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लौकी, लेजनेरिया सिसरेरिया में जो फ्लावर ओपन होते हैं, द फुल फ्लावर गार्ड ऑफ ब्लूम्स इन, तो इवनिंग में, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इवनिंग में आपके क्या होते हैं, ये फ्लावर्स ओपन होते हैं। देखिएगा अगला, टूटी फ्रूटी नामक प्रसंस्कृत उत्पाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट कॉल्ड टूटी फ्रूटी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? लौकी, खीरा, तरबूज और तुरई। तो यहां पर वेजिटेबल्स में बताना है, फलों में तो आपको पता है। ठीक है, फलों में तो आपको पता है। अगर हम फलों की बात करें, टूटी फ्रूटी, ठीक है, अगर हम टूटी फ्रूटी की बात करें फलों में, तो ये आपके पपीता जो होती है, ठीक है, पपीता के कच्चे फलों से। तो ये ध्यान रखना, किससे? तो ये आपको दिखाई देगा, पपीता के कच्चे फलों से, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो लौकी आपके लेजनेरिया सिसरेरिया। ठीक है, यहां पर सब्जियों में लौकी से, जिसको कह सकते हैं आपकी टूटी फ्रूटी, इसकी जो है उसको बनाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगर आपसे फ्रूट्स पूछ लेता तो फ्रूट्स में क्या बताते, आप बता सकते थे, जिसको कहा जाए तो कि क्या, पपीता, कच्चे फलों में। और उसमें भी टूटी फ्रूटी के लिए पूसा गेंट, ठीक है, पूसा गेंट, पूसा गेंट, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर ए इसका क्या है, राइट आंसर आपके स्क्रीन पर। अगला देखिएगा, रॉयल गोल्ड
निम्नलिखित में से किसकी एक उन्नत किस्म है? रॉयल गोल्ड इज ए इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच फ्लावर? गुलाब, गेंदा, कार्नेशन और गुलदाउदी। देखिएगा अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो नाम ही रॉयल है तो किसका हो सकता है ये हमें देखना है। नाम ही जब रॉयल है तो रॉयल नाम है तो ये गुलाब की एक क्या है, अच्छी किस्म है। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा कब प्रारंभ किया गया? व्हेन वाज सरस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस? देखिएगा मैं बता दूं, ये सरस आरोग्य बीमा जो है क्या, अगर आप इसकी बात करेंगे तो आपके ये सरस आरोग्य बीमा जो है, जो हमारे दुग्ध सहकारी जो संघ होते हैं वो आपके क्या करते हैं, दूध देने वाले, जो दूध का उत्पादन करने वाले जो दुग्ध पालक है, पशुपालक जो है, उनका क्या करते हैं, बीमा करवाते हैं, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की घटना अगर हो जाए तो उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त किया जा सके। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका हाल ही में 17वां चरण जिसको कह सकते हैं आपके देखने को मिला था, ये ध्यान रखना। तो 15 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी हाल ही में 17वां चरण, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है, भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र अजमेर में है, राज्य में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान सूरतगढ़ अजमेर में है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से 1, 2, 3, 4 सही है, 1 और 2 सही है तथा 3 और 4 गलत है। 1, 2, 3 सही है लेकिन 4 गलत है, 1, 2 गलत है और 3, 4 सही है। यहाँ पर नीचे दिए गए जो विकल्प है, इन विकल्पों पर आपको ध्यान करना है और कौन सा जिसको कह सकते हैं इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर आपके होगा। तो यहां देखो, इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, ये तो सही है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो ये सही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि एक को गलत माना है। फिर देखिएगा यहां पर भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में सही है कि शिप ब्रीडिंग सेंटर फतेहपुर सीकर में है, तो ये बिल्कुल राइट है आपका। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। केंद्रीय पशु प्रजनन तो आपके सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग अजमेर, तो अजमेर में कहां से आ गया, ये अजमेर में आपको नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला जिसको कह सकते हैं आपके क्या नहीं है, अजमेर में नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां दिखाई देता है, तो ये सूरतगढ़ में, ठीक है। ये कहां, सूरतगढ़ में, तो ये सूरतगढ़ गंगानगर में दिखाई देगा। तो कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान सूरतगढ़ गंगानगर में, तो ये गंगानगर में नहीं है, ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। ये कहां है, तो ये अजमेर में है। इसका मतलब 3 और 4 दोनों गलत है, तो 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। तो यहां पर क्या है, 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखिएगा, गर्भाशय को साफ करने के लिए कौन सी औषधि 1 से 2% घोल काम में लिया जाता है? 1-2% सॉल्यूशन ऑफ विच मेडिसिन इज यूज्ड टू क्लीन द यूट्रस? नीला तोता, फिनोविस, एस्ट्रीजेंट्स और लाइसोल। तो लाइसोल का 1 से 2% जो घोल होता है, जो पशु जो होते हैं उनके एस्ट्रस जो गर्भाशय जो होता है उसको हम साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना आपको। तो इसका प्रयोग आप लाइसोल का जो है प्रयोग इसमें कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका प्रयोग आप इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप घाव को धोने के लिए भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये थे हमारे आज के सेशन के कुछ सवाल। अब आप इस समय चल रहा होली का जो शानदार ऑफर है, उस ऑफर में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज पर आपके इस समय जो उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज या अप्लाई जो भी कोर्सेज ऑनलाइन, उन पर 90% तक का डिस्काउंट है, 100% तक का आपको कैशबैक दिखाई देगा। साथ में सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, लेकिन इसके लिए होली कूपन कोड आपको क्या करना पड़ेगा, यूज। ध्यान रखिएगा इसकी अंतिम तारीख आपके पास क्या है, 22 मार्च आपको दिखाई देगी। आगे देखिएगा, उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, 100% तक का आपको कैशबैक दिखाई देगा और सभी पेड बैच स्टूडेंट्स को 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके लिए आपको
कूपन कोड होली जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2.0 बैच है, इसमें प्राइम जो बैच है उसकी फीस 3400 रुपये है। स्टैंडर्ड जो बैच है इसकी फीस 2100 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड, इसकी जो प्राइस है 800 रुपये। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का जो टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइम की फीस कितनी है, 2100 रुपये। यहाँ पर स्टैंडर्ड बैच जो है इसकी फीस कितनी है, 1400 रुपये आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर आगे देखें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, इसकी प्राइम की जो फीस है वो 3900 रुपये है। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है, 2600 रुपये है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, इसमें प्राइम की फीस कितनी है, 4900, और स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है, 6000 रुपये। लेकिन तारीख मत भूलना, 22 मार्च। आगे देखिएगा, UPAGTA रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, तो प्राइम की फीस है 1200 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है, 800 रुपये। UPAGTA MCQ बैच फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की जो फीस है वो 600 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है, 400 रुपये आपको स्टैंडर्ड की फीस दिखाई देगी MCQ बैच UPAGTA की। राजस्थान में आयोजित होने वाला जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसके प्राइम की फीस है 4100 रुपये। स्टैंडर्ड की जो फीस है वो है 3100 रुपये। और MPPSC वेटनरी असिस्टेंट सर्जन वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर VEO जो है, वहां पर स्टैंडर्ड की फीस कितनी है, 2500 रुपये। एग्रीकल्चर मास्टर पास, नाम मास्टर पास है, इसका मतलब सभी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन बैचेज के जो कोर्स है उनके लिए आपको मास्टर पास यानी कि एक्सेस मिलने वाली है इसमें। तो यहाँ पर जैसे कुछ कवरेज ऑफ एग्जाम्स कौन कौन सी है, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, पशु परिचर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, UPAGTA है, AO है, WO है, FCI, IDBI, DSSS, SO हॉर्टिकल्चर एंड मेनी अदर स्टेट एंड सेंटर एग्जाम्स आपके जो हैं उनकी आपको इसमें एक्सेस मिलेगी। ऑल फ्यूचर बैचेज इंक्लूडेड एक्सेस एवरी बैच ड्यूरिंग योर पास वैलिडिटी, जब तक आपके पास की वैलिडिटी रहेगी तब तक भविष्य में आने वाले एग्रीकल्चर के सभी बैचेज पर आपको क्या मिलेगी, ऑनलाइन जो एक्सेस है वो आपको मिलने वाली है। तो अगर ये मास्टर पास आपका 6 महीने की वैलिडिटी का है तो इसकी फीस जो ऑफर में है वो 5000 रुपये है। अगर इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है तो इसमें ऑफर की प्राइस 6600 रुपये होगी, और वैलिडिटी अगर 18 महीने की होगी तो ऑफर की प्राइस कितनी होगी, 7400 रुपये की इस समय आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का जो मास्टर पास है इसके लिए जो प्राइस है, ऑफर प्राइस वो 300 रुपये है, और यहाँ पर 12 महीने के लिए कितनी है, 400 रुपये, 6 महीने के लिए 300 रुपये। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।